नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके खिलाफ जंग जारी है, लेकिन फिर भी इस बात की चिंता है कि कोरोना वायरस को किस तरह से रोका जा सकता है। इसके लिए पूरी दुनिया एकजुट होकर इसके खिलाफ जंग में शामिल है। लेकिन इस बीच कोरोना वायरस के खतरे को लेके एक सबसे बड़ी चिंता की बात जो सामने आई वो थी कि क्या ये कोरोना वायरस जो है ये बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या जैविक हथियार के तौर पर चाइना इसका इस्तेमाल करना चाहता था। हमने पहले बताया आपको कि कोरोना वायरस की जो थ्योरी थी, जिस थ्योरी पर कोरोना वायरस की बात कही जा रही थी कि इसे चमगादड़ से आया और उसके बाद वुहान के सी फूड मार्केट से इसके आने की बात कही गई थी, वो थ्योरी बिल्कुल गलत थी और उस थ्योरी पर पहले ही ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। और इसके बाद ये जो सारे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें ये बात साबित हो चुका है कि कोरोना वायरस सऊदी अरब से नीदरलैंड होते हुए कनाडा और फिर कनाडा से चाइना पहुंचा। यानी किसी न किसी तरह से कोरोना वायरस को बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चाइना तैयारी कर रहा था, लेकिन बीच में ही उसका भंडाफोड़ हो गया और इसके कारण चीन ने कई ऐसे तर्क गढ़े जिसके अनुसार कोरोना वायरस का इस्तेमाल बायो वेपन के रूप में नहीं किया जाना है, बल्कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा था रिसर्च के लिए, मानव के कल्याण के लिए। लेकिन अब आपके सामने एक और साजिश का पर्दाफाश हम करेंगे जिसमें यह बताएंगे कि किस तरह से कोरोना वायरस को कनाडा से चीन ले जाया गया और उसमें किन वैज्ञानिकों, जो चीनी वैज्ञानिक थे, जो किन किन चीनी वैज्ञानिकों ने इसमें बड़ी साजिश रची थी, उनके साजिश का पर्दाफाश यहां पर हम करेंगे इस रिपोर्ट में, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह से चीन ने अपने वैज्ञानिकों को, अपने वायरोलॉजिस्ट को कनाडा के नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में भेजा था और कैसे वहां पर यह पूरी कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी। इससे पहले भी उसने कई ऐसे वायरस, खतरनाक वायरस पर रिसर्च किया था और उन वायरस का भी इस्तेमाल किसी न किसी तरह से जैविक हथियार के रूप में किया जाना था। तो पहले ही ये बात बता चुके हैं कि कनाडा में ये वायरस वहां कहां से पहुंचा। अब इस बात की चर्चा करने से पहले ये देखते हैं कि कनाडा के उस नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में किस तरह से चीन ने अपने घुसपैठिए भेजे। तो सबसे पहले इसमें जो नाम है, सबसे बड़े वैज्ञानिक, उसका नाम है जियांग क्वी। जियांग क्वी चाइना की चीफ साइंटिस्ट हैं। ये चीफ साइंटिस्ट जो चाइना की हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री ऐसी है जिस पे कॉन्स्पिरेसी की बू आती है। 1996 में जियांग क्वी कनाडा पहुंची। वहां वो हायर एजुकेशन, हायर रिसर्च के लिए वहां गई थी। विनीपेग में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ सेल बायोलॉजी में रिसर्च शुरू किया। वहां पर वो धीरे धीरे रिसर्च करते हुए अपना कुछ पेपर सबमिट की और वहां से वो धीरे धीरे नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब की तरफ बढ़ी। नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी जो कनाडा का है, विनीपेग में जो कनाडा ने इसके स्थापित किया है और यहां पर वायरल यानी वायरस के ऊपर रिसर्च होता है, बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च होता है और कई ऐसे खतरनाक वायरस यहां पर मिल जाते हैं। तो वहां पर पहुंचने के लिए जियांग क्वी ने कनाडा का रास्ता अपनाया था। वहां पर जब विनीपेग में वो नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में पहुंच गई तो वहां पर उन्हें कुछ वायरस के ऊपर रिसर्च करने के लिए दिया गया। धीरे धीरे वहां पर उन्होंने लोगों का विश्वास जीता और दूसरे साइंटिस्ट थे जो उनके संपर्क में आए। यहां तक कि जो नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लैब था कनाडा का, वहां के जो निदेशक थे फ्रैंक प्लमर, उन्होंने भी इनकी सराहना की थी और वो दोनों एक दूसरे के नजदीकी थे। वहां पर एनएमएल में जियांग क्वी ने एक तरह से अपना एक प्रभाव स्थापित कर लिया कि हम जो वायरल डिजीज के ऊपर, वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और चाइना में इस पर बड़ी भूमिका निभाने वाला है इस मानव कल्याण के काम में। लेकिन धीरे धीरे जियांग क्वी वहां पर अपने प्रभाव बढ़ाने के बाद वहां कुछ अपने चाइनीज एजेंट को लाना शुरू कर दिया। क्वी ने धीरे धीरे चाइनीज जो वारफेयर एजेंट थे, चाइना के जो वैज्ञानिक थे, उनको वहां पर रिसर्च करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया और अपने असिस्टेंट के तौर पर उन्हें बताया गया कि ये चाइना में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये छात्र हैं। वहां के स्टूडेंट के नाम पर चीन के कई
वारफेयर एजेंट को, जो वैज्ञानिक थे, जो वायरस पे, बैक्टीरिया पे खतरनाक तरीके से जो वायरस फैलता है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उनको स्टूडेंट बना के कनाडा ले आए और धीरे धीरे उन्होंने वहां पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी जिसमें चीन के कई वैज्ञानिक खतरनाक वायरस के संपर्क में आए जो उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। जियांग क्वी ने यही अपना कैरियर खत्म नहीं किया, बल्कि इसके आगे भी वो धीरे धीरे बढ़ती रही और चीन के ही दूसरे एक वायरोलॉजिस्ट केडिंग चेन से उन्होंने शादी कर ली। केडिंग चेन, डॉक्टर केडिंग चेन पहले बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना जो रिसर्च है उसका फोकस कर दिया वायरस पे। वायरस पे रिसर्च कर रहे थे बहुत समय से, और इधर जियांग क्वी भी वायरस पर रिसर्च कर रही थी। दोनों ने शादी कर ली, और यह कहा जा सकता है कि शादी उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, क्योंकि चीन जो कम्युनिस्ट देश है और कम्युनिस्ट चीन ये पूरी व्यवस्था जो करता है, शादी तक के लिए एक अरेंजमेंट होता है वहां पे। ये जो वैज्ञानिक के जो एजेंट होते हैं चीन के, वो शादी अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें ये बताया जाता है कि आपको इससे शादी करनी है। ये दोनों शादी किए, उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की जो अथॉरिटी है उसका योगदान था। उन्होंने इसे निर्देश दिया कि आप दोनों शादी करें, क्योंकि डॉक्टर केडिंग भी उसी एनएमएल में यानी नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे और ये भी वहीं पे काम कर रही थी। दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए नहीं बल्कि लाए गए, और दोनों ने फिर से एक कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया। 2014 तक इन लोगों ने कई खतरनाक वायरस के ऊपर रिसर्च किया, कई खतरनाक वायरस, उसमें इबोला वायरस है, रिफ्ट वैली फीवर वायरस है, ऐसे ऐसे यापचू वायरस है, कई ऐसे खतरनाक वायरस थे जिस पर इन लोगों ने रिसर्च किया। और उसके साथ ये दोनों कई बार वायरस के लेन देन भी करते थे, यानी कि कनाडा से चीन वायरस भेजा जाता था रिसर्च के नाम पर, और चीन से भी कुछ वायरस कनाडा लाया जाता था। ये वायरस का सैंपल जो भेजा जाता है उसमें यह बताया जाता है कि रिसर्च के लिए जरूरी है, इसलिए इनको आदान प्रदान कई देश करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके पीछे इनकी साजिश जो थी वो ऐसे वायरस को भेजना था जो वायरस खतरनाक स्तर पर जैविक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता था। इन दोनों की जोड़ी ने 2019 में यही काम किया। 2019 में इन दोनों ने एक ऐसे वायरस को चाइना भेजा जो आज प्रकोप बन चुका है। चाइना को एक कनाडा के शिपमेंट से भेजा गया था कुछ वायरस, जिसमें इबोला वगैरह वायरस भी थे, और उसमें भी कोरोना वायरस को चोरी छुपे डाल दिया गया था, और वो वायरस चाइना पहुंचा। चाइना में जाके वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस पर रिसर्च होना शुरू हुआ। ये जो कहानी है वो कोई ऐसी कहानी नहीं है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब कनाडा से वायरस चोरी हुई उसके बाद कनाडा पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और इन्वेस्टिगेशन में जो पहली बार ये बात सामने आई कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने, चीनी वैज्ञानिकों ने कनाडा के नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी से कोरोना वायरस चुराया है, और कोरोना वायरस चुराने के इस आरोप के बाद इन दोनों को उस इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया गया। यही नहीं, इन दोनों के अलावा 4 और चाइनीज स्टूडेंट जो थे, जो स्टूडेंट नहीं कर सकते उसको, ये चाइनीज एजेंट थे, वारफेयर एजेंट थे, जो वहां से वायरस चुराने के लिए, वहां वायरस पर रिसर्च करके और चाइना को एक जैविक हथियार बनाने के लिए हथियार मुहैया कराते थे वायरस के तौर पर। इन 4 चाइनीज स्टूडेंट का, जिनका नाम का जिक्र नहीं किया गया, कई रिपोर्ट्स में इन लोगों के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि ये इतने बड़े वैज्ञानिक, इनको बताया नहीं गया था। अब रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट के नाम पर इनको वहां रखा गया था, इसलिए इनके नाम का खुलासा पुलिस ने भी नहीं किया है, कनाडा पुलिस ने भी नहीं की है। तो इसके कारण इन 6 लोगों को कनाडा के नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी से बाहर निकाल दिया गया, और 5 जुलाई 2019 को कनाडा पुलिस ने जो रिपोर्ट भेजी उसके अनुसार इन लोगों को उस इंस्टीट्यूट में, यानी कि एनएमएल में, जो कनाडा का वे माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है, उसमें एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब उसके आसपास भी इनको भटकना नहीं था, और इन लोगों को कनाडा से बाहर भेजने की तैयारी की जाने लगी। 5 जुलाई 2019 को उन दोनों वैज्ञानिकों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब आप लोग कनाडा के नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में एंट्री नहीं करेंगे। इस प्रतिबंध के बाद इन लोगों ने वहां जाना छोड़ तो दिया, लेकिन
इसके बाद जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें कुछ परेशानियां आ रही थी। इन लोगों को, चाइना को लग रहा था कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरा पोल खुल जाएगा, कनाडा पुलिस चाइना को कैटेगरी में खड़ा कर देगी और इसके कारण एक और साजिश रची गई। उस साजिश के जो शिकार बने वो थे नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी जो चाइना की है उसके निदेशक। ये निदेशक जो फ्रैंक प्लमर थे, उन्होंने चाइना के इन वैज्ञानिकों को अपने साथ रखा था काम करने के लिए। अब इस बात की तलवार लटकी हुई थी कि अगर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया तो प्लमर साहब बहुत सारे राज खोल देंगे और प्लमर को फिर से एक साजिश के तहत हत्या की गई। और उस हत्या में कौन शामिल था इस पर पर्दा अभी नहीं उठा है, लेकिन जिस तरह से रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हुई उस पर सवाल उठता है कि फ्रैंक प्लमर जो थे उनकी हत्या की गई है, उनकी मौत नहीं हुई है। फ्रैंक प्लमर केन्या गए हुए थे। केन्या में नैरोबी यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में उनको पार्टिसिपेट करना था, वहां के वो वक्ता थे। वो एड्स पर काम कर रहे थे और एड्स के कई मामलों के उन्होंने रिसर्च किया था और कई नए तथ्य उजागर किए थे। आज भी जो बताया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के जो इम्यून पावर पर प्रभाव पड़ता है उसके लिए एड्स के कुछ इंजेक्शंस, कुछ वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। तो प्लमर भी इन्हीं चीजों के लिए ये जो कोरोना वायरस का सैंपल नीदरलैंड से अपने इंस्टीट्यूट में लाए थे। तो उन्होंने चीनी वैज्ञानिकों को अपने साथ काम करने के लिए रखा था और जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो उसी बीच, ये बहुत समय पहले की बात नहीं है, फरवरी 2020 की बात है, यानी पिछले महीने की बात है। पिछले महीने वो चले गए थे कनाडा से वहां पर केन्या में नैरोबी यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन वो स्टेज पर जाने से पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनके रहस्यमयी मौत पर से अभी पर्दा नहीं उठा है। प्लमर की मौत हो चुकी है और उस पर अभी भी ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे, उनकी मौत के पीछे का कारण क्या है। उस कारण को भी अभी उजागर नहीं किया जा रहा है कि किस तरह से, कौन सा नर्व एजेंट का उपयोग उनके खिलाफ किया गया था कि उनकी अचानक मौत हो गई। और 67 साल के ये वैज्ञानिक जो स्वस्थ थे, जो कुछ समय पहले तक तैयारी कर रहे थे भाषण की, वो उनकी अचानक एकाएक मौत हो गई। और इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी कहीं न कहीं से उस कनाडा के उस लेबोरेटरी से चाइना को भेजे जाने वाले, यानी चाइना ने जिस तरह से उस लेबोरेटरी से कोरोना वायरस चोरी की थी और उसके बाद वुहान में इससे जैविक हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था, उसके इस साजिश में कहीं न कहीं प्लमर साहब एक बड़ा ऑब्स्टेकल साबित हो सकते थे। वो उसका खुलासा कर सकते थे, इसलिए कहीं न कहीं उसके मौत से, उनकी रहस्यमयी मौत से उसके तार जुड़े हुए हैं। और जब ये सारे मामले सामने आएंगे तो उसके बाद चाइना कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस ने जिस तरह से दुनिया में तांडव मचाया है उसकी कोई न कोई जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और चाइना इसके लिए जिम्मेदार है, इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से अमेरिका में कई रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, उसी तरह से भारत भी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वहां भारत के खुफिया एजेंसी भी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में आंकड़े जुटा रहा है, उसकी जानकारी जुटा रहा है कि किस तरह से वहां पर खतरनाक वायरस का रिसर्च किया जाता है, उसका इस्तेमाल कहां किया जाता है। इस पर जब इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद चाइना के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और जो चाइना इस वायरस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने जा रहा था, वो इसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।